So hey you all, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit Mishra. I hope you are doing well. तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का थर्ड पार्ट विच इज़ इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. ठीक है. So we had already complete our two parts in which the first part is about the introduction of the chapter, and if we talk about the second part, and we had already discussed about liberals, radicals and conservative, right? Now this is the turn to be complete our third part. 1 minute. सो इट्स अ वेरी गुड पार्ट, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज. ठीक है, काफ़ी अच्छा पार्ट रहेगा. काफ़ी अच्छा इसमें बताया कि कैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हुई थी एक टाइम. ठीक है, एक टाइम आया था यूरोप में जब इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, सोशल इकोनॉमिक्स चेंज हुए थे. ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. So these political trends were sign of new time, and it was a time of profound social and economic changes. And it was a time when new cities came up, new industrialized region developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये मतलब कुछ नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स आ रहे थे. ठीक है, मतलब डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ बन रही थी, ओपिनियंस हो रहे थे, जिससे मतलब जो दर्शा रहा था कि हाँ एक नया टाइम आने वाला है. ठीक है, उससे ये पता चल रहा था हाँ एक नया टाइम आने वाला है. ठीक है, सो इट वाज अ टाइम ऑफ प्रोफाउंड सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज. अब ये जो टाइम था बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस इसमें आएंगे काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, और इट वाज अ टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ केम अप. ठीक है, इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि नए नए सिटीज़ का भी निर्माण हुआ था, और इवन ऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो भी हुआ था इस पीरियड ऑफ टाइम में. ठीक है, सो रेलवेज एक्सपेंडेड, रेलवेज़ वगैरह बनना स्टार्ट हो गई थी, रेलवे बहुत फैलने लगी थी, मतलब हर जगह रेलवेज़ होने लगी थी. ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी हुआ था. तो समझो, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन मूवमेंट्स एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्रीज. सो वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. अब ये उस टाइम पीरियड की बात बताई जा रही है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, मतलब इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होना स्टार्ट हो गया था. ठीक है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, यहाँ कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रंस टू फैक्ट्रीज. ठीक है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, मैन है, विमेन है, चिल्ड्रंस है, फैक्ट्रीज में वर्क करते थे. ठीक है, सो वर्क आवर्स वर ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर. अब ये जो विमेन है, चिल्ड्रन है, और जो मैन है, ये ऐसा लेबर वर्क करते थे. ठीक है, ऐसा वर्कर वर्क करते थे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता था, काफ़ी ज़्यादा इन्हें घंटे काम करवाया जाता था. 15 से 16 घंटे ने काम करवाया जाता था, और जो इनकी वेतन या फिर सैलरी थी दैट वाज वेरी वेरी पुअर. ठीक है, बहुत ही कम थी. सो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, पार्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम ऑफ लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. ठीक है, अब देखिए उस टाइम पे क्या था कि अनएम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा था. ऐसा क्यों, क्योंकि तो वो इंडस्ट्रीज सेटअप होना स्टार्ट ही हुई थी, इतनी इंडस्ट्रीज तब नहीं थी. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट तो ये हो गया. ठीक है, एक कारण ऐसा ये हो गया कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप हो रही थी, इसी कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था, मतलब बेरोजगारी हो रही थी. ठीक है, फर्स्ट रीज़न इसका ये हो गया. इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंड रीज़न, तो ये था सेकेंड रीज़न कि जैसे कि उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ में होता क्या था कि अगर 10 दिन का काम है, ओके, मान लो आपका कोई प्रोडक्शन होना है, वो 10 दिन में होना है, तो 10 दिन के बाद क्या है, वो आपको निकाल देंगे, क्योंकि 10 दिन में उनका काम हो गया, फिर उनका कोई काम नहीं बचे, इसलिए वो आपको निकाल देंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गर्मी में एसी ज़्यादा बिकते हैं. ठीक है, गर्मी में एसी ज़्यादा बिकते हैं, तो वो गर्मी भर तो आपको अपने पास रखेंगे, अपने यहाँ काम करवाएंगे इंडस्ट्रीज़ में. लेकिन जैसे ही जाड़े आएंगे तो वहाँ पर एसी बिकना कम हो जाएंगे, इसलिए वो आपको अपनी इंडस्ट्री से निकाल देंगे. ठीक है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर रही थी. ठीक है, वो काफ़ी हाई थी. ठीक है, बहुत अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा था वहाँ पर. अब देखो फिर क्या हुआ, हाउसिंग एंड सैनिटेशन वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली. ठीक है, अब सिटीज़ वगैरह बनना शुरू हो गई थी, टाउन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बड़े हो रहे थे. ठीक है, तो वहाँ पे हाउसिंग मतलब रहने की समस्या थी, और ये बाथरूम्स वगैरह की भी समस्या थी कि कहाँ पर बाथरूम वगैरह की समस्या काफ़ी ज़्यादा थी, और हाउसिंग की समस्या थी कि कहाँ पर रहें और कहाँ पर बाथरूम वगैरह का, समझ सकते हैं आप लोग, ये सारी समस्याएँ थी.
सो लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च द सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज। अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे, देखिए कंजर्वेटिव तो बहुत दूर रहते थे। कंजर्वेटिव का बस ये था कि वो आराम से राजगद्दी अपनी संभालेंगे और वो अपना काम करेंगे, वो किसी ये चीज़ों में पड़ते नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उनको ये लगता था भाई आराम से सब चल रहा है, अगर उन्होंने भी दो हाथ लगा दिया आगे तो क्या होगा, बिल्कुल सब चेंज हो जाएगा। और अगर सब चेंज हो गया सो अगर सब चेंज हो गया तो क्या होगा कि वो उनकी राजगद्दी भी छिन जाएगी। इसलिए कंजर्वेटिव तो अपने काम में ही लगे रहते थे, वो अपनी राजगद्दी संभालते रहते थे। सोचने वाले लोग थे लिबरल्स और रेडिकल्स, तो ये लोग जो थे ये सॉल्यूशन को सर्च कर रहे थे, क्या करें, क्या करना चाहिए। अब इतनी मतलब इतना काम भी करवाया जा रहा है लोगों से, उनको सैलरी भी इतनी कम दी जा रही है, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्या चक्कर क्या है, मतलब सोच रहे थे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे वो। अब देखो क्या हुआ। Almost all industries were the property of individual. Liberals and radicals themselves were often property owners and employers, having made their wealth together trade or industrial ventures. They felt that such effort should be encouraged. ठीक है, अब देखो क्या हुआ था कि जितनी भी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो कौन ओन कर रहा था, एक प्राइवेट, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल वन ओन कर रहा था, एक ऐसा पार्टिकुलर पर्सन था जो कि जितनी इंडस्ट्रीज वगैरह थी वो ओन कर रहा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट इंडस्ट्री है, ये सेकंड इंडस्ट्री है, तो इसको ओन करने वाला एक पार्टिकुलर पर्सन कोई दूसरा है, एक इंडिविजुअल है, और इसको भी ओन करने वाला एक इंडिविजुअल अलग है, ठीक है। मतलब प्राइवेट लोग ही हर इंडस्ट्रीज़ को ओन कर रहे थे। मतलब इंडस्ट्रीज़ कौन सेटअप कर पाता था, इंडस्ट्रीज़ वो लोग सेटअप करवाते थे, मतलब कर पाते थे जिनके पास पैसा होता था, वो इंडस्ट्रीज वगैरह बना पाते थे प्रॉपर। काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं ना इंडस्ट्रीज़ को भी सेटअप करने के लिए, तो ज़मींदार लोग इवन ऑल, या फिर वी कैन से कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता था, ठीक है, प्रोसोपरस वेल्दी मैन जो होते थे वही सिर्फ इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर पाते थे। कुछ लोग लिबरल्स और रेडिकल्स में भी ऐसे थे जो थोड़े अमीर लोग थे जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप करी थी, ठीक है। So that is benefit would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizens were educated, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है लिबरल्स और रेडिकल्स, ये कह रहे हैं मतलब लिबरल्स और रेडिकल्स के ये कहना है कि अगर वर्कर्स को एजुकेट करवा दिया जाए, ठीक है, उनकी सैलरी वगैरह पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, और इवन ऑल वी कैन से कि लाइक उनको अगर हेल्दी उनकी हेल्थ पर ध्यान रखा जाए, उनको एजुकेट करवा दिया जाए, ठीक है, उनके एजुकेशन पर ध्यान रखा जाए, ठीक है, उनकी सैलरी वगैरह पर ध्यान रखा जाए, तो कंट्री की इकोनॉमी, मतलब एक नेशन की पूरी इकोनॉमी है वो काफ़ी अच्छे से चलेगी, ठीक है। Opposed to the privilege the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprises, ठीक है। तो देखो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो लिबरल्स और रेडिकल्स थे ये बेसिकली में अपोज करते थे, ठीक है, ये विरुद्ध थे, ये विरुद्ध थे किसके, ये लोग विरुद्ध थे आपके प्रिविलेज सेक्शंस के, मतलब जन्म से ही वो जो अधिकार मिलता है ना लोगों को, ये जो हाई प्रोस्पेरस सेक्शन के लोग थे, हाई कास्ट के लोग थे, अपर कास्ट के मतलब, तो उनको पहले से प्रिविलेज सेक्शन मिलता है कि हाँ कि उन्हें ये सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और एक तरीके से क्या था कि उनका ही जैसे आज राजगद्दी पे उसके ये बैठे हुए हैं, अब कल इनकी जो पीढ़ी होगी वही राजगद्दी पे बैठेगी, तो ऐसे तो किसी की चांस ही नहीं मिलती। तो ये लोग जो थे इस सब के कौन थे, विरुद्ध थे, लिबरल्स और रेडिकल्स, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इफ फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल वॉज एश्योर्ड, if the poor could labor and those with capital could operate without restraint, they believed that society would develop। उनका लिबरल्स और रेडिकल्स का ये मानना था कि अगर सोसाइटी को डेवलप करना है तो जो पुअर हैं, जो गरीब हैं, ठीक है, जो क्या लिखा है, हाँ, अगर मतलब सोसाइटी को डेवलप करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि फ्रीडम, ठीक है, लोगों को फ्रीडम देनी पड़ेगी। फ्रीडम एक हाथ से क्या आए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या आए थे कि लोगों को आज़ादी देनी पड़ेगी, ठीक है, और गरीब जहाँ भी चाहे वहाँ पर अपना काम कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसे हम आज़ादी देंगे, या फिर जिसके पास पैसा है वो इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है, ठीक है, तो अगर ऐसी पूरी आज़ादी हम लोग देंगे तो कंट्री की इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चलेगी और कंट्री काफ़ी डेवलप करेगी। उस टाइम कंट्री नहीं, लोग नेशन कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे नेशन काफ़ी डेवलप होगा। सो मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रेड अराउंड लिबरल एंड रेडिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है 1800 से 90 लाइक 8, देखो 19th सेंचुरी का यहाँ क्या मतलब है, 1801 से 1899, क्योंकि जितनी सेंचुरी लिखी होती है ना उससे हम लोग 100 साल पहले का लेते हैं, ठीक है। तो 19th सेंचुरी है ना, तो 1801 से 1899 तक जो टाइम पीरियड है वो हमारा 19th सेंचुरी में आता है। तो अर्ली 19th सेंचुरी मतलब 1801 से 1825 हो गया, ठीक है, 1850 हो गया, तो ये हमारा अर्ली 19th सेंचुरी है, ठीक है। उसमें क्या था, कई सारे लोग आ रहे थे
एक तरीके से कई सारे लोग जो थे वो रैली करवा रहे थे। ओके, और देखिए क्या लिखा है, एक सेकेंड। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रेड अराउंड लिबरल। ठीक है, जो लोग मतलब चेंज चाहते थे, ठीक है, जो लोग चेंज चाहते थे सोसाइटी के अंदर, कि वर्कर्स को उनकी वेजेस अच्छे से दी जाए, तो वो लोग बेसिकली कौन थे, रेडिकल्स और लिबरल्स के ग्रुप में से थे। ठीक है, सो एक मिनट। Some nationalist liberals and radicals wanted revolution to put an end of the kind of government established in Europe। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है, नेशनलिस्ट। तो देखो नेशनलिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोगों ने सोशलिस्ट का मतलब समझा था समाजवादी, ऐसे नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी मतलब राष्ट्र के जो राष्ट्र के लिए जो चाहता है, ठीक है, समाज के लिए जो चाहता है उसको समाजवादी, और राष्ट्र के बेनिफिट्स से पॉजिटिव वे में जो राष्ट्र को चाहता है उसी को हम लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है, राष्ट्र के लिए जो चाहता है उसको हम लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। ओके, तो उसको हम लोग राष्ट्रवादी कहते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। सो सम नेशनलिस्ट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड अ रिवॉल्यूशन टू पुट एन एंड टू द काइंड ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड इन यूरोप इन 1815। अभी जो नेशनलिस्ट थे, लिबरल्स थे, रेडिकल्स थे, ये चाहते थे कि यूरोप में जो 1815 के बाद जो गवर्नमेंट सेटअप हुई है उसको ख़त्म करना चाहते थे। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया, एक सिनेरियो तुम्हें मिलेगा, वो ये है कि जैसा कि हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा था कि 1804 टू 1815 किसका टाइम पीरियड था, ये टाइम पीरियड था नेपोलियन बोनापार्ट का। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं हम लोग। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो 1815 में वाटरलू के बैटल ऑफ वाटरलू में हार गए थे ना, हारे थे। उसके बाद जब वो हारे थे, अब देखो बैटल ऑफ वाटरलू किसके द्वारा हुआ था, 4 कंट्रीज थी उसमें, प्राग, ठीक है, रशिया ब्रिटेन, सॉरी रशिया ब्रिटिश और हाँ, रशिया ब्रिटिश और प्राग। सेकंड देखता हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ, रशिया ऑस्ट्रिया और ब्रिटिश। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, ठीक है, लर्न कर लेना कि ये 4 कंट्रीज में नेपोलियन बोनापार्ट को हराया था। एक मिनट कंफर्म कर लो, मुझे यही लग रहा है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो यही है परा है, देखो रशिया ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन, ये 4 कंट्रीज थी जिन्होंने एट द बैटल ऑफ वाटरलू नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट करा था। ठीक है, यही 4 कंट्रीज थे। तो देखो 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो डिफीट हो गए थे, किसके द्वारा, इन 4 कंट्रीज के द्वारा, एट द बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, उसके बाद कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट आ गई थी कि ठीक है, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऐसी थी कि उन पर कोई अपना अधिकार नहीं जमा सकता, वो अपने मन से जो काम करेंगे वही करेंगे। ठीक है, अब वो चाहे देश के हित के लिए करें या देश को विरुद्ध करने के लिए करें, ठीक है, वो ऐसे करते थे काम। तो अब ऐसी गवर्नमेंट को भाई कोई भी नहीं चाहेगा, सबको पता है कि देश के हित के लिए नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसी गवर्नमेंट को कोई नहीं चाहेगा, इसीलिए जो लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट थे, रेडिकल्स थे, ये जो 1815 के बाद गवर्नमेंट सेटअप हुई थी उसको हराना चाहते थे, मतलब उसको हटाना चाहते थे। ठीक है, so in France, Italy, Germany and Russia they become revolutionary and worked to overthrow existing monarchy। ठीक है, अब ये देखिए जो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रशिया, मतलब हमारे पूरे यूरोप में जो कंट्रीज वगैरह गिवन है, रशिया, ठीक है, जो रशिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जो हमारी यूरोप में कंट्रीज गिवन है, ठीक है, तो इनमें जो लोग थे, इसमें जो नेशनलिस्ट थे बेसिकली हटाना चाहते थे, या फिर हम कह सकते हैं नेशनलिस्ट, लिबरल्स और रेडिकल्स थे, वो मोनार्क सिस्टम को हटाना चाहते थे कि राजा का तंत्र ना चले, राजा का जो मतलब एक तरीके से राजा का ही पूरा कंट्रोल एक कंट्री पे, एक पूरे नेशन पे ना चले। ठीक है, सो नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड क्रिएट नेशंस वेयर ऑल सिटीजन्स वुड हैव। अब नेशनलिस्ट क्या कहते हैं कि नेशंस को बनाया जाए। ठीक है, नेशन मतलब कंट्री को बनाया जाए। ठीक है, तो नेशनलिस्ट कहते हैं कंट्री को सेटअप करा जाए, नेशंस को सेटअप करा जाए जिससे सभी लोगों को इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो। अब देखो नेशन होता क्या है, तुम लोगों को बताओ, जिसकी एक सीमा होती है, एक पार्टिकुलर एरिया जिसकी कोई सीमा होती है। ठीक है, एक बहुत पार्टिकुलर एरिया होता है बड़ा सा, जिसकी कोई सीमा होती है, जिसको हम लोग नेशन कहते हैं। तो नेशनलिस्ट है वो ये चाहते थे कि नेशंस बने, ठीक है, जिससे सभी को इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, तो आफ्टर 1815 जूसेफ मजीनी, After 1850, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy। ठीक है, 1815 के बाद क्या हुआ, एक नेशनलिस्ट, इटालियन नेशनलिस्ट की बात है जिसका नाम है जूसेफ मजीनी। ठीक है, इटालियन नेशनलिस्ट जो चाहती थी इटली की एक कंट्री हो, ठीक है, इटली एक नेशन हो। ठीक है,
जो चाहते थे एक पार्टिकुलर है इटली एरिया वो एक नेशन की फॉर्म में हो, ठीक है, लेकिन उसकी बात उस टाइम पर नहीं मानी जाती है एंड नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रीड हिज राइटिंग। लेकिन ये काफ़ी फेमस नेशनलिस्ट बन जाती है और इसकी जो लिखती थी ये चीज़ें वो हमारी इंडिया है ब्रिटेन वगैरह हर जगह इसकी चीज़ें पढ़ी जाती थी, इसकी राइटिंग्स पढ़ी जाती थी, ठीक है। तो प्लीज़ ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, जोसेफ मजवीनी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज देखो हम लोगों ने ये आज का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आज टॉपिक में क्या देखा कि इंडस्ट्रीज सेटअप होने लगी थी। अब इंडस्ट्री सेटअप होने लगी थी तो उसमें मैन वुमेन चिल्ड्रंस वगैरह वर्क कर रहे थे तो क्या था, उन्हें वेतन कम मिले थे, उन्हें वेजेस कम मिल रहे थे और उनसे काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जा रहा था, काम ज़्यादा करवाया जा रहा था। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी जो ज़्यादा हो रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी कम इंडस्ट्री सेटअप थी, ओके, काफ़ी काफ़ी कम, देखो काफ़ी कम इंडस्ट्रीज सेटअप थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा थी और सेकंड रीज़न ये भी था कि एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर काम ख़त्म हो जाता था तो वो हटा देते थे जो भी एम्प्लॉयर्स थे, ठीक है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो ज़्यादा थी काफ़ी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा लिबरल्स रेडिकल्स और अभी नेशनलिस्ट हम लोगों ने देखा ये काफ़ी सोसाइटी को चेंज करना चाहते थे। तो हम लोगों ने ये भी देखा इंडस्ट्रीज जो थी बेसिकली ओन कौन कर रहा था, कौन चला रहा था, प्राइवेट लोग चला रहे थे, मतलब इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास कैपिटल ज़्यादा होती थी ना, जिसके पास पैसे ज़्यादा होता था तो वही इंडस्ट्री सेटअप करवा पाते थे। कुछ लोग लिबरल्स और रेडिकल्स में बैठे जो इंडस्ट्रीज को सेटअप करवाते थे और लिबरल्स और रेडिकल्स बेसिकली ये चाहते थे कि अगर किसी को हेल्दी रखा जाए और किसी को अगर किसी को हेल्दी रखा जाए और उस मतलब पूरा ध्यान रखा जाए अगर उस पर, ठीक है, हेल्दी रखा जाए और उसको एजुकेट कर दिया जाए तो बेसिकली क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री के डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होगा, नेशन का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होगा, ठीक है। और वो ये भी चाहते थे कि अगर जैसे पुअर्स लोग हैं, ठीक है, गरीब लोग हैं, उनको अधिकार हो कि वो अपने आप ही काम कर सकते हैं, ठीक है, अपने आप कहीं भी लेबर कर सकते हैं, ठीक है, लेबर बन सकते हैं। तो कंट्री की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होगा, नेशन का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से होगा, ओके। और ये भी अगर किसी को फ्रीडम दे दिया जाए कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं वो इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर सकता है, इससे भी एक नेशन का डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और जितने भी मैन वुमेन और चिल्ड्रंस वगैरह थे, मतलब मैन वीमेन मेनली जो थे रेडिकल्स और लिबरल्स की फैमिली से बिलोंग करते थे जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे, ठीक है। अब नेशनलिस्ट की बात आई थी, नेशनलिस्ट बेसिकली कौन होते हैं, जो नेशन को फॉर्म करना चाहते हैं, जो राष्ट्र के हित के लिए बातें करते हैं, राष्ट्र के सहयोग के लिए बातें करते हैं, उनको हम लोग नेशनलिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो एक फेमस नेशनलिस्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखी है जिनका नाम है जोसेफ मजीनी, ठीक है। 1815 के बाद वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं। ये इटालियन नेशनलिस्ट थी जो बेसिकली क्या करती हैं, इटली बनाना चाह रही थी एक नेशन के तरह, लेकिन इटली नहीं बन पाती है, ठीक है, उस टाइम पर। लेकिन इनकी जो राइटिंग्स वगैरह हैं वो आज भी इंडिया वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट आर दिस टॉपिक एंड द टॉपिक नेम्ड एज 1 मिनट industrial society and social change. So we had now complete that topic also and now it's time to complete the next topic, ठीक है। इसको मैं अगले पार्ट में करता हूँ कंप्लीट। है कौन सा नेक्स्ट टॉपिक? अच्छा, द कमिंग ऑफ सोशल इन यूरोप, ये काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें आप बेसिकली 4 सोशलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक आपके रॉबर्ट ओवेन हो जाएंगे, एक आपके लुइस ब्लैंक होंगे और ये थर्ड नंबर पे हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक, और फोर्थ पे हैं फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही अच्छी ये थ्योरी देते हैं, ठीक है। इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो आई होप आज की वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।